तो फाइनली बच्चों कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 13 है आपके ध्वनि यानी साउंड, और इस चैप्टर के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपके तैयार हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और शानदार और बेस्ट और कलरफुल नोट्स हैं, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। इनके अलावा आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, और अभी तक यदि बच्चों आपने कमेंट के अंदर जय माता दी नहीं लिखा है तो सभी बच्चों को जय माता दी जरूर लिखना है। और अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो ये दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है इन पर आप संपर्क करके ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, या फिर नोट्स आपको कैसे परचेज करना है इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक के जो नोट्स के जो वीडियो हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है आपकी ध्वनि, यानी ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि है वो एक प्रकार का क्या है, कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन है या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचरित होती है। यानी ध्वनि क्या है, साउंड क्या है, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है या एक प्रकार का क्या है, विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर क्या होती है, संचरित होती है। किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। यानी ध्वनि का जो सही उच्चारण है, जो सही परिभाषा है वो आपको क्या लिखनी है कि ध्वनि है वो एक प्रकार का क्या है, कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचरित होती है। किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही हम साउंड कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, जो मानव के कान यानी मनुष्य के कान से सुनाई पड़ती है। और यहाँ पर मैंने एक जो महत्वपूर्ण लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो है आपके काफ़ी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि ध्वनि है वो निर्वात में संचरित नहीं होती है। यानी ध्वनि है वो मुख्य रूप से ठोस अवस्था, ठोस में होती है, द्रव में भी हो सकती है, गैस में भी संचरित हो सकती है, लेकिन निर्वात है उसमें संचरित नहीं हो सकती। निर्वात का मतलब क्या है, वायु की अनुपस्थिति। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है वो है आपकी ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। यानी ध्वनि है वो कैसे उत्पन्न होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन है वो आपके आ सकता है कि ध्वनि है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या पीछे होने वाली गति को हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या पीछे होने वाली जो गति है उसको हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि वस्तुओं की कंपनिक गति के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी ध्वनि है वो किस प्रकार से, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो उसका मेन रीजन क्या है कि वस्तुओं की जो कंपनिक गति है उसके कारण है जो साउंड है वो उत्पन्न होता है, ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि मनुष्यों या मानव के द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्यों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। कि जो मनुष्य है, जो मानव है, उसमें ध्वनि है वो वाक यंत्र अथवा कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। वाक यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र कहाँ होता है, श्वास नली है उसके ऊपरी सिरे पर होता है। और वाक यंत्र के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी है वो बनी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु है वो कंपित होते हैं जिससे ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। जब वाक तंतु तने हुए पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का जो प्रकार है या उसकी गुणता है वो उस वाक ध्वनि से क्या होती है, भिन्न होती है, अलग होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे
होते हैं। तो ये रीजन आपको इसमें लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। और उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके, जिसको मैंने नोट के रूप में लिखा है कि पुरुषों के वाक तंतुओं की जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती है, 20 mm होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई है वो लगभग कितनी होती है, 20 mm। और महिलाओं में इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती है, 15 mm। महिलाओं में इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 mm। और जो पुरुष हैं उनमें कितनी होती है, 20 mm। ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों के जो वाक तंतु हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। उसके बाद में है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम क्या है, आपके ठोस, द्रव और गैस। ओके, लेकिन जो निर्वात है उसमें ध्वनि का संचरण है वो नहीं हो पाता है। हम जानते हैं कि कंपायमान वस्तुएं हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी जिन वस्तुओं में कंपन होता है वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है या ठोस हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें से, यानी ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कि हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, कि जो ध्वनि है उसको हम किसके द्वारा सुनते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं। तो हमारे कान के बाहरी भाग की जो आकृति है वो कीप यानी फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर पतली झिल्ली दृढ़ता से तानित होती है और यह कर्णपटह कहलाता है, यानी कर्णपटह कहलाता है। जब ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं तो कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है और वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। और इस प्रकार हम ध्वनि को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा किस प्रकार से सुनते हैं ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि हमारे जो कान हैं उनके बाहरी भाग की जो आकृति है वो केप या फनल जैसी होती है, और जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर पतली झिल्ली है वो दृढ़ता से क्या होती है, तानित होती है, और यह क्या कहलाता है, कर्णपटह कहलाता है। जब ध्वनि के कंपन कर्णपटह को क्या करते हैं, कंपित करते हैं, तो कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है और वहां से जो संकेत हैं उनको कहां तक भेज देता है, मस्तिष्क तक भेज देता है। और इस प्रकार हम ध्वनि को क्या करते हैं, सुनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवर्ती। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन है वो आपके 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आवर्ती की बात करेंगे, उसके बाद में आवर्तकाल की। तो देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। और इस गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में है आवर्ती। नेक्स्ट क्या है आपके, आवर्ती, यानी आवर्ती किसे कहते हैं, तो प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। कि प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है। और आवर्ती का जो मात्रक है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ओके, जिसको HZ से हम दर्शाते हैं। और आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आवर्ती को V से दर्शाते हैं। और आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र है कि कंपनों की कुल संख्या बट्टे कंपनों में लगा समय। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल क्या होता है, तो एक कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल का जो मात्रक है वो क्या होता है, सेकंड होता है। यह आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है कि एक कंपन है उसको करने में लगा जो समय है, लगा जो टाइम है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और आवर्तकाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 1/आवर्ती। ओके,
उसके बाद में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है उसको मैंने हाईलाइट किया है, वो लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है कि आवर्तकाल तथा आवर्ती में संबंध। आवर्तकाल और आवर्ती में क्या संबंध होता है, आवर्ती गुणा आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके परबलता, यानी परबलता क्या है। तो परबलता में पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि ध्वनि की जो परबलता है वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है, कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो कंपन हैं उनके आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रबलता है उसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रबलता है उसका मात्रक होता है डेसिबल, जिसको हम डीबी से दर्शाते हैं। ओके। और तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु का आयाम, यानी जब वस्तु का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि है वो क्या होती है, प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि क्या होती है, मंद होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तारत्व, यानी तारत्व क्या होता है, ध्वनि का तारत्व है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं। तो तारत्व है वो ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण ध्वनि बारीक अथवा मोटी सुनाई देती है। कि कभी कभार क्या होता है कि हमें ध्वनि है वो बारीक या मोटी सुनाई देती है, तो वो किसका गुण है, वो तारत्व का गुण है। यानी तारत्व ध्वनि का गुण है जिसके कारण ध्वनि है जो साउंड है वो बारीक या फिर मोटा सुनाई देता है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। और तीसरा पॉइंट है यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है, और यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो ध्वनि का तारत्व है वो क्या होता है, कम होता है। उदाहरण है वो मैंने लिखा है कि जैसे पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर की जो दहाड़ है वो उसका तारत्व क्या होता है, धीमा होता है, मंद होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अपसर्व्य तरंगे। ओके, अपसर्व्य तरंगे क्या हैं, अपसर्व्य तरंगे क्या हैं, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अपसर्व्य तरंगे या अपसर्व्य ध्वनि कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सर्व्य तरंगे या सर्व्य ध्वनि, जिन तरंगों से उत्पन्न ध्वनि को मनुष्यों द्वारा सुना जा सकता है सर्व्य तरंगे कहलाती हैं, और इनकी आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और उसके बाद में तीसरी है आपके प्रासर्व्य तरंगे। तो प्रासर्व्य तरंगे क्या है, इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्यों द्वारा प्रासर्व्य तरंगे नहीं सुनी जा सकते हैं, कुत्ता और चमगादड़ प्रासर्व्य तरंगे हैं वो सुन सकते हैं। और उसके बाद में है शोर तथा संगीत, यानी शोर क्या होता है, संगीत क्या होता है। तो सबसे पहले हम शोर की बात करें तो शोर में पहला पॉइंट है आपके कि यह अप्रिय या अवांछित ध्वनि मानी जाती है, और दूसरा है कि यह कष्टप्रद है, और तीसरा है कि यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। और उसके बाद में हम बात करें आपके संगीत, तो संगीत क्या होता है, संगीत में पहला पॉइंट है कि यह प्रिय ध्वनि होती है, और दूसरा है कि यह सुखद है, और तीसरा है कि स्वास्थ्य समस्याओं से इसका कोई संबंध नहीं होता। और उसके बाद में है आपके ध्वनि प्रदूषण या शोर प्रदूषण। क्या होता है कि वातावरण में अत्यधिक या अवांछित जो ध्वनियाँ हैं उनको हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और उसके बाद में है आपके ध्वनि प्रदूषण से हानियां। तो ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी हानियां होती है, तो ध्वनि प्रदूषण से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे अनिद्रा, अति तनाव या उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार जो ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्तियों के सुनने की जो क्षमता है वो अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है। तो ये हानियां हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय। तो इसमें पहला उपाय है कि रेडियो, टेलीविज़न आदि की ध्वनि है वो प्रबलता कम रखनी चाहिए।
और दूसरा है कि सड़कों तथा घरों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। और तीसरा है कि स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग है वो कम से कम करना चाहिए। और 4 नंबर है कि घरेलू उपकरण हैं उनमें समसामयिक युक्तियाँ हैं वो लगाई जानी चाहिए। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा जो चैप्टर है इसके कंप्लीट नोट्स हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।